नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करेंगी। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत होने जा रही है। देश विदेश के कारीगर यहाँ अपना कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। पारंपरिक व्यंजन और लोक कला आकर्षण का केंद्र रहेंगे। स्थानीय कारीगरों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सूरजकुंड मेले की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश विदेश के कारीगर यहां अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। फरीदाबाद में सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत और इसके साथ ही देश विदेश के कारीगर यहां पे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। पारंपरिक व्यंजन और लोक कला आकर्षण का केंद्र रहेंगे। स्थानीय कारीगरों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमालिया गणराज्य के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री अली के साथ अहम बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना था। बैठक के बाद जयशंकर ने एक्स पर बताया कि दोनों देशों के बीच उपयोगी और फलदायक बातचीत हुई है। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विकास परियोजनाओं और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर भी चर्चा की गई। विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कानूनी सेवाओं में सुधार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उपायों पर भी विचार हुआ है। और दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में हिस्सा लिया और इसके साथ ही व्यापार और इसके साथ ही बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर यहां चर्चा हुई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गणराज्य के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ बता दें कि यहां बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य को मजबूत करना था। बैठक के बाद जयशंकर ने एक्स पर बताया है कि दोनों देशों के बीच उपयोगी और फलदायक बातचीत हुई है। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विकास परियोजना और सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की गई। विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कानूनी सेवाओं में सुधार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उपायों पर विचार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। अपने पहले दिन का कार्यक्रम उन्होंने बैरकपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेकर शुरू किया। इसके बाद वे उत्तर बंगाल के लिए उड़ान भरेंगे, जहां उन्होंने भारतीय विमानपथ प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के इस दौरे का उद्देश्य राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना है। दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने कड़े प्रबंधन किए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां बता दें कि कार्यकर्ताओं संग बैठक और मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं में और भी ज्यादा मजबूती और संवाद यहां देखने को मिलेगा। उन्होंने बैरकपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेकर इसकी शुरुआत की है। इसके बाद बता दें कि विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे और सूत्रों के अनुसार अमित शाह के इस दौरे का उद्देश्य राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना है। दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने कड़े प्रबंधन किए हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर और इसके साथ ही बता दें कि कार्यकर्ताओं संग बैठक की है, जहां कार्यकर्ताओं को और भी मजबूती प्रदान करना और इसके साथ ही पार्टी को संगठनात्मक दिशा देने का कार्य इस दौरे के दौरान से देखने को मिला है।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर, जहां उन्होंने बैठक ली है कार्यकर्ताओं के संग और संवाद किया गया ताकि पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। अपने पहले दिन का कार्यक्रम उन्होंने बैरकपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेकर शुरू किया। इसके बाद वे उत्तर बंगाल के लिए उड़ान भरेंगे, जहां उन्होंने भारतीय विमानपथ प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होना है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के इस दौरे का उद्देश्य राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना। दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की है। चंडीगढ़ के नए चुने गए मेयर सौरभ जोशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी मेयर भी मौजूद रहे और इसके साथ ही मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने तीनों को चुनाव जीतने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर सौरभ जोशी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के नागरिकों को सुशासन और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेयर सौरभ जोशी ने भी अपनी ओर से जनता की भलाई के लिए काम करने और शहर में विकास कार्यों को तेज गति देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य नगरवासियों के जीवन स्तर में सुधार और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना होगा। इस मुलाकात को शहर के प्रशासनिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर भी माना जा रहा है, जिससे चंडीगढ़ में सुव्यवस्थित और विकास की दिशा में तेजी लाई जा सके। और मेयर सौरभ जोशी ने मुलाकात की है सीएम सैनी से और इसके साथ ही बता दें कि सीएम सैनी ने तीनों को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। और इसके साथ ही चंडीगढ़ के नए चुने गए मेयर सौरभ जोशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से औपचारिक मुलाकात की है। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने तीनों को चुनाव जीतने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर सौरभ जोशी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के नागरिकों को सुशासन और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेयर सौरभ जोशी ने भी अपनी ओर से जनता की भलाई के लिए कार्य करने और शहर में विकास कार्यों को तेज गति देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य नगरवासियों के जीवन स्तर में सुधार और शहर में आधुनिक बनाना होगा। इस मुलाकात को शहर और प्रशासनिक राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर भी माना जा रहा है, जिससे चंडीगढ़ में सुव्यवस्थित और विकास की दिशा में तेजी लाई जा सकेगी। और चंडीगढ़ के नए चुने गए मेयर सौरभ जोशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने तीनों को चुनाव जीतने पर बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के नागरिकों को शासन और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेयर सौरभ जोशी ने भी अपनी ओर से जनता की भलाई के लिए कार्य करने और शहर में विकास कार्यों को तेज गति देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य नगरवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस मुलाकात को शहर के प्रशासनिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर भी माना जा रहा है, जिससे चंडीगढ़ में सुव्यवस्थित और विकास की दिशा में तेजी लाई जा सकेगी। चंडीगढ़ के नए चुने गए मेयर सौरभ जोशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस अवसर पर डिप्टी मेयर और इसके साथ ही मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने तीनों को चुनाव जीतने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर जोशी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के नागरिकों को शासन और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेयर सौरभ जोशी ने भी अपनी ओर से जनता की भलाई कार्य करने और शहर में विकास कार्यों को तेज गति देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य नगरवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस मुलाकात को शहर के प्रशासनिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर भी माना जा रहा है, जिससे चंडीगढ़ में सुव्यवस्थित और विकास की दिशा में तेजी लाई जा सकेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत से देहरादून के डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रावत का हालचाल पूछते हुए दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। इस मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने हरीश रावत को अपने खेत में उगाए गए चावल भेंट किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह तोहफा उत्तराखंड की कृषि परंपराओं, किसानों की मेहनत और स्थानीय उपज के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि राज्य की स्थानीय उपज और किसानों के योगदान को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच सद्भावना और अच्छे संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड के विकास और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना सभी नेताओं की साझा जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत से मुलाकात की। यह मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत से देहरादून में मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रावत का हालचाल पूछते हुए दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने हरीश रावत को अपने खेत में उगाए गए चावल भेंट किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह तोहफा उत्तराखंड की कृषि परंपराओं, किसानों की मेहनत और स्थानीय उपज के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थानीय उपज और किसानों के योगदान को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच सद्भावना और अच्छे संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड के विकास और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना सभी नेताओं की साझा जिम्मेदारी है। और देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत से देहरादून के डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रावत का हालचाल पूछा और दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। इस मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने हरीश रावत को अपने खेत में उगाए गए चावल भेंट किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह तोहफा उत्तराखंड की कृषि परंपराओं, किसानों की मेहनत और स्थानीय उपज के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थानीय उपज और किसानों के योगदान को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड के विकास और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना सभी नेताओं की साझा जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर भोपाल स्थित शासकीय गुलाब उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कोशवा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के फूलों, सजावटी पौधों और पुष्प आकर्षक स्टॉल लगाए गए, जो आमजन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों को पुष्प उत्पादन के प्रति जागरूक करना और मध्य प्रदेश को पुष्प उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर भोपाल स्थित शासकीय गुलाब उद्यान में आयोजित राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उद्योगनी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कोशवा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के फूलों, सजावटी पौधों और पुष्प सज्जा के आकर्षक स्टॉल्स लगाए गए, जो आमजन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों को पुष्प उत्पादन के प्रति जागरूक करना और मध्य प्रदेश को पुष्प उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं और ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत है। अभी तो जनवरी समाप्त नहीं हुआ, पूरे 12 महीने तक हर 2-4 दिन बाद ऐसे एक के बाद एक सभी विभागों के कार्यक्रम चलते रहेंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर ये एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया तैयारी की, तो अब बाकी लोग भी देखने आना चाहिए। तो मैं राज्य भर के लोगों के लिए 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम प्रदर्शनी का चलता रहेगा, इसकी घोषणा करता हूं। जहां से भी आए आराम से देखे, समझे, और यहाँ सभी प्रकार के मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। विभाग सब प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए इस प्रकार के आयोजन लगातार करता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूं, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से
सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं, ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहे हैं। और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है। इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से मुलाकात करी और उनसे बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों के हालचाल और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सीमा सुरक्षा और देश की अखंडता बनाए रखने में आईटीबीपी के जवानों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जवानों को उनके सहायक भूमिका और समर्पण के लिए धन्यवाद भी दिया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ उनके अनुभवों और चुनौतियों पर चर्चा की और यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा बलों के कल्याण और आवश्यक सुविधाओं के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साथ मुलाकात की है, बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों के हालचाल और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सीमा सुरक्षा और देश की अखंडता बनाए रखने में आईटीबीपी के जवानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जवानों को उनके सहायक भूमिका और समर्पण के लिए धन्यवाद भी दिया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ उनके अनुभवों और चुनौतियों पर चर्चा की और यह भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा बलों के कल्याण और आवश्यक सुविधाओं के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले 4 पूर्व नक्सली जोड़ों ने अपनी शादी संपन्न की है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शादी के जोड़ों को बधाई दी और कहा कि यह पहल समाज में नई शुरुआत और शांति के संदेश को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ऐसे सभी परिवारों और जोड़ों के लिए सुविधाएं और समर्थन उपलब्ध करवाती रहेगी, जो सामाजिक पुनर्वास और नई जीवन शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि आयोजन पूर्व नक्सलियों के सशक्तिकरण और समाज में समावेशन के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शांति और विकास को प्राथमिकता देती है और इस तरह के कार्यक्रम समाज में विश्वास और सौहार्द स्थापित करने में मदद करेंगे। किशतवाड़ के डोलगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई, जिसमें आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल सक्रिय है। पुलिस और सेना के जवान घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, आतंकियों को घेरने और उन्हें हथियार सहित गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इलाके में फिलहाल सुरक्षा के कारण नागरिकों को सतर्क रहने और घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। किशतवाड़ के डोलगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई है, जिसमें आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल सक्रिय है। पुलिस और सेना के जवान घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, आतंकियों को घेरने और उन्हें हथियार सहित गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इलाके में फिलहाल सुरक्षा के कारण नागरिकों को सतर्क रहने और घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।
आयकर विभाग ने होशियारपुर के जोधमाल रोड स्थित कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के आवास पर चलाए गए 3 दिवसीय छापेमारी अभियान को 28 जनवरी की रात समाप्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई संपत्ति और वित्तीय दस्तावेजों की जांच के लिए की गई थी। आयकर विभाग की टीम ने पूरे अभियान के दौरान दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की समीक्षा की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम किए थे। आयकर विभाग ने होशियारपुर के जोधमाल रोड स्थित कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के आवास पर चलाए गए 3 दिवसीय छापेमारी अभियान को समाप्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई संपत्ति और वित्तीय दस्तावेजों की जांच के लिए की गई थी। आयकर विभाग की टीम ने पूरे अभियान के दौरान दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की समीक्षा की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और गोपनीयता के कड़े इंतजाम किए थे। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम, हरियाणा और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में सोमवार सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद ही कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में भी घने कोहरे की चादर देखी गई, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पंजाब में भी सुबह के समय कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण हाईवे और प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसी तरह असम में भी घना कोहरा देखने को मिला है और इलाके से सामने आए वीडियो में कोहरे की वजह से दृश्यता कम नजर आई है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। डल झील के आसपास कड़ाके की ठंड के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला शहर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड बढ़ने रहने की संभावना जताई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असम की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, हरियाणा की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की। और इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घना कोहरा जारी है, शीतलहर का प्रकोप किस तरह से जारी है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। यातायात काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि घना कोहरा अब काफी ज्यादा लोगों की चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वाहनों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि शीतलहर का प्रकोप किस तरह से जारी है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और दृश्यता बेहद ही कम हो गई है, जिससे वाहनों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लोगों से सतर्क और सावधानी बरतने की अपील की गई है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि अलर्ट भी जारी किए गए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो सके। और इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और इसके साथ ही लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनकी मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस हत्या, आत्महत्या और अन्य कारणों के सभी पहलू से जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम के बाद अब रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम जोधपुर में हुई रहस्यमयी मौत ने आस्था, साजिश, बदनामी और सत्ता प्रणाली के कई ऐसे परतदार सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब फिलहाल धुएं में लिपटे दिखते हैं। क्योंकि मौत के करीब 4 घंटे बाद सामने आया उनका कथित सुसाइड नोट केवल एक निजी पीड़ा का दस्तावेज नहीं, बल्कि 6 महीने पहले शुरू हुई उस अग्नि परीक्षा की भयावह गूंज है जिसने उनकी जिंदगी को धीरे धीरे जलाकर राख कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए नोट में साध्वी का ये लिखना कि उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य सहित देश के अनेकों संतों को पत्र लिखकर अग्नि परीक्षा की अनुमति मांगी थी, मानो ये संकेत देता है कि वो केवल बदनामी से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से भी टूट चुकी थी जो सत्य जानने के बावजूद मौन रही। क्योंकि 13 जुलाई 2025 को वायरल हुआ ये वीडियो जिसे अश्लील बताकर फैलाया गया, असल में 2021 का था, जब अवसाद में डूबी साध्वी को उनके पिता वीरमनाथ ढांडस
बंधा रहे थे, लेकिन इसी वीडियो को उनके ही पूर्व स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज से चुराकर एडिट कर लिया और हथियार बना लिया और फिरौती, ब्लैकमेलिंग और चरित्र हनन की सुनियोजित साजिश रची। साध्वी ने 16 जुलाई को बोरानाडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें साउंड सिस्टम लगवाने वाला जोगेंद्र उर्फ जोगा राम, उसका ड्राइवर सहयोग रमेश ज्योतेंद्र की पत्नी कृष्णा और 2 अन्य लोगों पर 20 लाख रुपए की मांग, वीडियो वायरल करने की धमकी और कथाओं को रद्द करने की कोशिशों का आरोप लगाया गया। और पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि जोगेंद्र साध्वी से निजी रंजिश रखता था। उसने बदले की भावना से ये सब किया, आयोजकों को भ्रमित कर कई कार्यक्रम रद्द कराए और यहां तक कि भगवे को बदनाम करने का नैरेटिव रचा। 20 जुलाई 2025 को जोगेंद्र की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे के बाद लगा था कि सच की जीत होगी, लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तारी के बाद क्या वाकई उत्पीड़ना थम गई या जमानत के बाद दबाव, डर और सामाजिक बहिष्कार ने और भी विकराल रूप ले लिया। क्योंकि साध्वी का वो सार्वजनिक बयान इन लोगों ने भगवे पर कलंक लगाया है, मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, और उनके सुसाइड नोट में भी दिखता है मानो वो एक ऐसी परीक्षा की मांग कर रही थी जो समाज ने उससे थोप दी गई। की टाइमिंग और नोट के पोस्ट होने के तरीके ने संदेह और गहरा कर दिया है। क्या ये पोस्ट उन्होंने पहले से शेड्यूल की थी या टीम ने मौत के बाद सच्चाई सामने लाने के लिए इसे साझा किया? और अगर शेड्यूल था तो क्या ये किसी लंबे मानसिक दबाव का संकेत है? जबकि शुरुआती जानकारी ये भी दिखाती है कि उन्हें बुखार था। आश्रम में ही एक कंपाउंडर को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया और उसी वक्त वो निढाल हो गई, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये केवल एक मेडिकल इमरजेंसी थी या किसी लापरवाही, गलत दवा या किसी और अदृश्य कारक की कड़ी। पोस्टमार्टम गुरुवार को होना है। पुलिस मौत को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है, लेकिन जांच केवल शारीरिक तक सीमित नहीं है, उस सामाजिक डिजिटल हिंसा तक जाएगी जिसने एक साध्वी को सार्वजनिक कटघरे में खड़ा कर दिया। ये देखना बाकी है, क्योंकि एक मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं, बल्कि उस खतरनाक सच का आईना है जहां एडिटेड वीडियो, ट्रोलिंग, ब्लैकमेलिंग और अफवाहें किसी की आस्था, पहचान और जीवन तक निगल सकती हैं। और अंत में वही सवाल हवा में तैरता रह जाता है, क्या सच को कभी न्याय मिलेगा या अग्नि परीक्षा की मांग करने वाली साध्वी स्वयं ही उस आग में खामोशी से झुलस के रह जाएंगी? इस पूरी डिटेल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखते जाएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आर्यन टीवी नेशनल। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।